नमस्कार साथियों। तो हमारा जो पिछला क्लास का जो पार्ट था वो हाई कोर्ट का हो चुका था। हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके न्यायाधीशों को कैसे चुना जाता है, कैसे शपथ दिलाई जाती है, हमने ये सब कुछ क्या था, हमने कर लिया था। तो आगे की जो हाई कोर्ट की कहानी को है वो हम शुरू करते हैं न्यायाधीशों के जो कार्यकाल से। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप क्या करें, इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए क्या है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है जो वीडियोज इस चैनल पर आती रहती है, ठीक है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो सिलेबस है इसमें अगर पूछा गया है, संविधान से पूछा गया है, तो आपके लिए जो वीडियो है महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह साथ ही यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए यह जो क्लास है वो स्पेशल ली जा रही है। जो भी हाई कोर्ट से क्या है क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये दोनों वीडियो जो पहले वीडियो बनाई गई थी वो, और जो ये वीडियो है अभी बना रहा हूँ, ये दोनों क्लासेज अगर आप देख लेते हैं अच्छी तरह से तो क्या है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और चलते हैं इस वीडियो में, इस क्लास में आगे की तरफ। तो हमने पिछली वीडियो में हाई कोर्ट का जो आधा पार्ट है वो कर लिया था। कोशिश रहेगी कि इस क्लास में ही सारा कुछ है जो हाई कोर्ट का वो है कंप्लीट हो जाए। तो न्यायाधीशों के जो कार्यकाल से हम शुरू करते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। न्यायाधीश है क्या, जो है 62 वर्ष की जो आयु तक है वो पद पर रहते हैं। और आयु संबंधी विवाद का जो निर्णय है वो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश से क्या जो परामर्श के बाद ही इसका क्या वो लिया जाता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनसे क्या है परामर्श लिया जाता है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है, ठीक है। न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देकर है वो पद छोड़ सकता है। और संसद की जो सिफारिश पर क्या है राष्ट्रपति उसे पद से क्या है हटा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति या दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने पर पद इसका क्या है उसे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके जो पद छोड़ने के क्या है, या तो वो त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को, ठीक है, या फिर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा दे, या फिर उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति या फिर दूसरे किसी उच्च न्यायालय में क्या उसका अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसे यह पद है वो छोड़ना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि न्यायाधीश को अगर हटाया जाता है, ठीक है, उनको उसको कैसे हटाया जाता है। इन पर भी क्या है राष्ट्रपति के जैसे ही क्या है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर चलाई जाती है वही इसके न्यायाधीश पर चलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। हटाने का जो आधार है यानी कि किस आधार पर, अगर वो सिद्ध जो कदाचार हो जाता है, ठीक है, या फिर अक्षमता यानी कि इनकैपेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। इन दो कारणों से क्या है उनको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए क्या है संसद के दोनों सदनों में क्या है विशेष बहुमत आवश्यक है। विशेष बहुमत यानी कि सदन के कुल सदनों का क्या है बहुमत होना, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का क्या है 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अब चलते हैं न्यायाधीश के जो जांच अधिनियम 1968 की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोकसभा के जो 100 सदस्य हैं, लोकसभा के जो 100 सदस्य हैं और राज्यसभा के जो 50 सदस्य हैं वो हस्ताक्षर कर देते हैं प्रस्ताव पर, जो हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है किसी के द्वारा, यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी प्रकार से क्या हटाया जा सकता है। अगर 100 सदस्य है और 50 सदस्य क्या है राज्यसभा के 100 सदस्य है, लोकसभा के अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो क्या है इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। स्वीकृति के बाद क्या है 3 सदस्यीय जांच जो समिति बनाई जाती है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक प्रेक्षक जो न्यायविद यानी कि कानून के जानकार है उन्हें जो इस समिति में रखा जाता है, ठीक है। दोषी पाए जाने पर क्या है संसद प्रस्ताव पर विचार करती है। दोनों सदनों से क्या है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर क्या है राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति हटाने का क्या है आदेश जारी कर देता है। अब तक किसी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश पर है वो महाभियोग किसी भी प्रकार से सफल नहीं हुआ, यानी कि अभी तक किसी भी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अभी हटाया नहीं गया है, ठीक है। अब चलते हैं जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है ये कैसे है।
राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्त कर सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अगर पद है जो खाली हो चुका है यानी कि रिक्त है, तो क्या है, मुख्य न्यायाधीश है जो अस्थायी रूप से क्या अनुपस्थित है या फिर कार्य करने में असमर्थ है, तो क्या है, उनकी जगह पे क्या है, कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया जा सकता है कुछ समय के लिए, अगर किसी प्रकार से क्या उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो उनका जो पद है वो खाली हो जाता है। उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं और जो उनका जो न्यायिक क्षेत्र है इसके बारे में देख लेते हैं। उच्च न्यायालय राज्य का जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है, हाँ सर, 226 के तहत। इसे संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है, यस सर, संविधान की व्याख्या करने का भी क्या है, अधिकार है। जो इसमें यह क्या है, इसके जो है न्यायिक क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें काफी सारे जो क्षेत्र भी आते हैं। इसमें क्या है, जो प्रारंभिक क्षेत्र हो गया, क्षेत्राधिकार हो गया, रिट क्षेत्राधिकार हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करता है, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो होती है क्षेत्राधिकार के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो क्या है, ठीक है। मैं ऐसे ही बोलकर बता देता हूँ क्योंकि इसके जो पीपीटी अगर हम बनाते ना तो ये वीडियो भी काफी लंबी हो जाती है, इसके बारे में हमको क्या है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, उच्च जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हम समझ रहे हैं, इसका जो उच्च न्यायालय द्वारा किसी मामले की जो पहली बार सीधे सुनवाई करने की जो शक्ति होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले जो कौन कौन से मामले हैं, जैसे संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव संबंधी मामले हैं, जो विवाद है वो इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्व मामले या फिर राजस्व संग्रहण यानी कि संबंधित जो कानूनों के जो विवाद आते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन किया जाता है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वो भी क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। जो मूल नागरिक क्षेत्राधिकार है, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, ये भी क्या है, ऐसे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं रिट क्षेत्राधिकार। देखिए रिट क्या है, ये 226 के संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या है, रिट जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। 226 के अंतर्गत रिट जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति 226 में है, रिट जारी किया जा सकता है, ठीक है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और अन्य कानूनी अधिकारों को संरक्षण के लिए रिट जारी किया जा सकता है। रिट कौन कौन से हैं, रिट सर 5 है। 5 कौन कौन से हैं, पहला है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा उत्प्रेक्षण है, चौथा प्रतिषेध है, और जो पांचवा है वो अधिकार परीक्षा है। तो ये 5 तरह के जो रिट है वो जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय जो व्यक्ति प्राधिकरण और सरकार के जो विरुद्ध अगर रिट किया क्या कर सकता है, जारी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 226 में रिट जारी किया जा सकता है, यानी कि रिट जो क्षेत्राधिकार है वो 226 आर्टिकल में है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जो 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा क्या है विस्तारित किया गया था, क्या जो रिट क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो अब एक मिनट सर, अब चलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, देखिए जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो क्या है, उच्च न्यायालय मुख्य रूप से क्या है, एक अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। अधीनस्थ जो न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्या अपील सुनता है, जो इसके अधीन है वो न्यायालय क्या है, इसके जो इसमें अपील में क्या है, 2 प्रकार के होती है, एक सिविल मामले आते हैं और एक आपराधिक मामले आते हैं। जो सिविल मामले में क्या अपील अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, वो क्या है, जो जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध है क्या है, इस तरह के जो मामले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कानून और तथ्य दोनों प्रश्नों पर क्या अपील हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो इसमें है वो है जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के है निर्णयों के विरुद्ध आते हैं, ठीक है। जो आपराधिक मामले हैं, क्या आपराधिक मामले हैं जो, उसमें क्या है, देखिए जैसे सत्र न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध है, ठीक है। सत्र न्यायालय या जो अतिरिक्त जो सत्र न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में। अच्छा, विशेष रूप से क्या है, 7 वर्ष से अधिक जी जो है क्या सजा दी गई हो, ठीक है, मृत्यु दंड दिया गया हो, तो क्या है, यह अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ठीक है।
पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार क्या है? ये अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर क्या है? पर्यवेक्षण को अधिकार है। सैन्य न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय की क्या है शक्तियां हैं? जैसे कि मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों से अपने पास मंगा लेना। ठीक है। न्यायालयों के नियमों और प्रक्रियाएं बना सकता है। ठीक है। जो इसके जो अधीन जो न्यायालय है उनके लिए। अगला जो एक परिवेक्षीय हो गया। ठीक है। एक प्रारंभिक हो गया, रिट हो गया और अपीलीय है। अब देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय और अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अधीनस्थ न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय का जो अधीनस्थ है, यानी कि जो अधीन है, वो प्रशासनिक और अंतर जो अन्य जो नियंत्रण है। ठीक है। जिला न्यायाधीशों से क्या संबंधित? जैसे कि इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? जैसे नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति। ठीक है। इस तरह के न्यायिक सेवा का नियंत्रण करना, जैसे स्थानांतरण। ठीक है। ऐसे मामले क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों के जो भी मामले आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख उच्च न्यायालय के पास अभिलेख न्यायालय के दो क्या है प्रमुख शक्तियां हैं। अभिलेख सुरक्षित रखने की शक्ति और अवमानना के लिए क्या है दंड देने की शक्ति। दो तरह की उच्च न्यायालय के जो निर्णय और कार्रवाई स्थायी रूप से है सुरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है। ये मैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये वैसे वैसे आपकी किसी अभी काम की नहीं है। इसके लिए फुल वीडियो में क्या है किसी न किसी वीडियो में चर्चा ही करनी पड़ेगी। ये काफी बड़ा और लंबा टॉपिक है। ठीक है। इसके बारे में हम कभी अन्य किसी वीडियो में बात करेंगे। अब देख लेते हैं आपके जो काम की चीजें हैं वो। ठीक है। जैसे कि उच्च न्यायालय के जो संबंधित अनुच्छेद, देखिए हमने क्या है पूरा पूरा उच्च न्यायालय पढ़ लिया है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का कोई अनुच्छेद नहीं पढ़ा है। तो अब हम अनुच्छेदों को की तरफ एक नजर देख लेते हैं, नजर घुमा लेते हैं। ठीक है। देखिए अनुच्छेद जो 214 है वो क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए क्या है एक उच्च न्यायालय स्थापित यानी कि व्यवस्था हो। यह किस आर्टिकल में दिया गया है? 214 आर्टिकल में दिया गया है। क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए क्या उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो। ठीक है। अनुच्छेद 215 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख या न्यायालय के रूप में क्या है। ठीक है। और जो 216 है जो अनुच्छेद है वो उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है। ठीक है। गठन के बारे में बताता है, जैसे कि गठन में क्या है मुख्य न्यायाधीश के बारे में और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति समय समय पर क्या है निर्धारित करता है। अनुच्छेद 216 में बताया गया है। अनुच्छेद 217 है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति और सेवा शर्तें तय करता है। जैसे कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। ठीक है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या परामर्श लेता है। और जो नियुक्ति है वो बताया गया है, जैसे कि सेवा शर्तें, जैसे कि 62 वर्ष की आयु तक ही क्या है पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 218 में बताया गया है उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का जो उच्च न्यायालयों पर लागू होना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित कुछ प्रावधान जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर क्या है लागू होते हैं। ये क्या कहाँ पर बताया गया है? 218 में। अनुच्छेद 219 में बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। 219 में क्या बताया गया है कि वो कैसे शपथ है और किस किस तरह की जो शपथ लेते हैं, इसके बारे में क्या है 219 में बताया गया है। ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल और या फिर उसके द्वारा क्या नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो पद ग्रहण करने से पहले क्या शपथ ले लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 220 में क्या बताया गया है? स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध। ठीक है। जैसे कि सेवानिवृत्त यानी कि अगर रिटायरमेंट ही अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिल जाती है, वो किसी भी क्या है छोटे कोर्ट में क्या है वकालत नहीं करेगा। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो 220 में बताया गया है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। 222 में न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या स्थानांतरण किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। 223 अनुच्छेद में बताया गया अगर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है अगर वह कार्य पर नहीं है और उसका जो पद खाली है तो कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर। ठीक है। अनुच्छेद 224 अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यकारी
जो न्यायाधीश की नियुक्ति है उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि अधिक कार्यभार या लंबित मामले के कारण क्या है जो न्यायाधीश जो नियुक्त किए जा सकते हैं, वो जो अवधि है वो अधिकतम क्या है 2 वर्ष ही हो सकती है। 2 वर्ष के लिए क्या अगर ज़्यादा कार्यभार है न्यायालय पर क्या है 2 वर्ष के लिए नियुक्ति की जा सकती है। 224A में बताया गया है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कैसे है, जैसे कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से फिर नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति की सहमति इसमें आवश्यक होगी। आर्टिकल 225 में उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो बताया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं या फिर जो अधिकार क्षेत्र बनाए गए हैं उनके बारे में 225 आर्टिकल में बताया गया है। 226 में रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है, और 226A में क्या है जो केंद्रीय कानूनों की जो संवैधानिक वैधता पर विचार न करना। ठीक है, यह जो है अभी निरस्त कर दिया गया है। 227 में क्या है उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या है अधीक्षण शक्ति है, और 228 में क्या है उच्च जो कुल उच्च मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना। ठीक है, जो मामले हैं जो बाहर हो जाते हैं ठीक कई बार, तो क्या है उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अनुच्छेद 229 में क्या है उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक का जो व्यय है, यानी कि जो कितना जो कर्मचारियों को कितना किस तरह से क्या है खर्च होता है वो इसमें बताया गया है। उच्च न्यायालय जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, जो प्रशासनिक खर्च है राज्य की जो संचित निधि पर जो है भारित होता है। 230 में बताया गया है केंद्र शासित प्रदेशों तथा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का क्या है विस्तार। तो संसद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक क्या है बढ़ा सकती है। आर्टिकल 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्य जो साझा उच्च न्यायालय है वो उसकी क्या है स्थापना की गई, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का क्या है एक उच्च न्यायालय है चंडीगढ़। ठीक है, इसके बारे में 231 में बताया गया है। तो ठीक है, आपको एक बार क्या है ये सारे के सारे आर्टिकल जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी आर्टिकल जो पिछली स्लाइड में है इनको क्या है ध्यान में आपको रखना है, आपको क्या है उंगलियों पर इसको याद करना है। तो इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है मुंजित कालवन PSIR, आपको सर्च करना है। जैसे ही आपको वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको क्या है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको क्या है इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। पहले पार्ट की PDF भी मैंने डाल दी थी, आपने रिवीजन किया होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।